जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का इस वीडियो में। और देखिए, आज फाइनली हम बात करेंगे, आपका 3 दिन मात्र बचा है बिहार शिक्षक बहाली का। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस एग्ज़ाम में भाग लेने वाले हैं तो समझे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और देखिए, ये वीडियो को बनाने का मकसद आपका हमारा ये है कि कहीं आपको वैसा टॉपिक तो नहीं छूट गया है जो एग्ज़ाम में आपका आएगा उसको आप छोड़ के चले आइएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। इसमें से आप कई टॉपिकों का रिवीजन कर लिए होंगे, और अगर रिवीजन नहीं किए हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और इसको रख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि हमको ये पढ़ना है। समझे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद आप टिक आउट कर लीजिएगा। चाहे खुद हम टिक आउट कर लेंगे तो अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि हमको ये सब रिवीजन करने का बचा हुआ है, और आप 3 दिन के अंदर अंदर रिवीजन कर लीजिएगा। और उसके बाद इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इससे रिलेटेड आज जो हम आपको वीडियो बना रहे हैं, इससे सवाल कन्फर्म आएगा ही आएगा एग्जाम में। सिर्फ उसी टॉपिक को लिए हैं, पढ़ना तो बहुत सारा है, लेकिन उसको हम बताएंगे जो आपका एग्जाम में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं लेट ना करते हुए। देखिए, इसमें 100% आने वाला प्रश्नों और टॉपिक का मतलब इसमें कवर किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, इतिहास का। तो अगर सर हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में देखिए, इतिहास को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, उसके बाद आपका कौन सा आता है, आधुनिक भारत। कौन सा है आपका, आधुनिक भारत, जो आपको हम उधर दर्शाए हैं। तो देखिए, अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो आपके मन में भी लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं आप पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक बता रहे हैं। तो समझिए कौन कौन सा टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं प्राचीन भारत का, तो इसमें आने वाला है सबसे पहले आपका कौन सा, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या आने वाला है आपका, सिंधु। देखिए, इसमें जो आपका आएगा वो आ जाएगा सिंधु सभ्यता। उसके बाद देखिए, इससे आना प्रश्न एकदम तय है आपका आएगा, समझे। उसके बाद देखिए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। अधिकांशतः आपका देखा गया है कि किसी भी एग्जाम में, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, बौद्ध धर्म नहीं तो जैन धर्म से आपका एक न एक क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, समझे, धर्म में। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि इसमें हम जो आपको नहीं बताएं उससे प्रश्न नहीं आएगा। इसमें हम आपको बोले हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक को ध्यान में रखा गया है, नहीं तो पढ़ना तो बहुत कुछ है, समझे, जिससे सवाल आना तय रहता है 100%, समझे। तो आप ही नहीं कहिएगा कि आप ये चीज़ छोड़ दिए वो चीज़ छोड़ दिए, बस इम्पोर्टेंट का ध्यान रखा गया है सर, समझे ना आप। आगे देखिए सर, अगर हम बात करते हैं तो महाजनपद। क्या, महाजनपद। और महाजनपद के बाद देखिएगा, आप जानते हैं कि जो प्राचीन भारत में टोटल 16 महाजनपद को पढ़ना है, जिसमें से आपको महाजनपद से बार बार बीपीएससी हो या दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, किसी भी एग्जाम में आपका महाजनपद की राजधानी से पूछा जाता है। जैसे अंग की राजधानी चंपा हो गया, मगध की राजधानी राजगिरी हो गया, इस तरह से आपका वैशाली का वज्जी हो गया। तो ये हो गया आपका राज्य और राजधानी, और टोटल 16 महाजनपद था। तो ये आपको राज्य और राजधानी आपको हमेशा जुबान पर याद रहना चाहिए। उसके बाद देखिए, मगध। मगध में आप जानते हैं कि मगध एक बहुत बड़ा पीरियड रहा, जिसमें मगध में ही आपका चंद्रगुप्त मौर्य आए, अशोक आए, उसके बाद बिंबिसार, ये सब अजातशत्रु, सब कहीं ना कहीं मगध पे शासन किए। तो इसको भी आपको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बनना एकदम तय है। अब चलिए, मगध के बाद हम देखते हैं मौर्य भी आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए कुषाण, उसके बाद गुप्त, समझे। कुषाण और गुप्त, इन दोनों को आपको अच्छे से तरीका से पढ़ लेना है, या लुसेंटो या कराउन। चाहे आपके पास सर का भी कोई नोट्स हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक बता रहे हैं, आपको भी एक बार लगेगा कि नहीं, बंदा एकदम सही बता रहा है, कि इससे प्रश्न आता है सर, है कि नहीं, अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ते होंगे तो। आगे समझिए, फिर से आप देख लीजिए यहाँ पे दक्षिण भारत के, अगर दक्षिण भारत में आपको क्या पढ़ना है। अब टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया, 3 दिन के अंदर आप कितना पढ़ पाइएगा। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम बोले आपको कि आप ये सब पढ़ लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ना है आपको। लेकिन अगर आपसे कोई छूट गया इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से, तब आपको पढ़ना है। आगे देखिए, इसमें आपको दक्षिण भारत के इतिहास में शासकों के बारे में पढ़ लेना है कि कौन शासक किस वंश से संबंध रखता है, समझे। अब देखिए, उसके बाद आपका मतलब किस शासक ने किस मंदिर का निर्माण करवाया, कौन मंदिर का लोकेशन कहाँ पे है। जैसे में आप देखिए, राजराजेश्वर मंदिर हो गया, दक्षिण भारत के शासकों ने बनाया था। उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर का, मुक्तेश्वर मंदिर का। उसके बाद मतलब आपका चोल ने बहुत सारा मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूटों ने एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था, समझे। इस तरह से कई मंदिरों का निर्माण आपका किया गया है। खजुराहो मंदिर का चंदेल शासकों ने किया था। तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। दक्षिण भारत के ज़्यादातर मंदिर इंपॉर्टेंट होता है, और शासक किस वंश से संबंधित है ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, और कुछ और भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको रिवीजन कर लिया तो काफ़ी अच्छी बात है। अब चलिए हम बात करते हैं दक्षिण भारत के। तो इसके राजधानी को भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पल्लव वंश का राजधानी कहाँ था, चोल वंश का राजधानी कहाँ था। इस तरह से आपसे क्वेश्चन भी आता है। तो दक्षिण भारत में अगर आपको टाइम मिले तो आप इतना जरूर सर कवर कीजिएगा, नहीं तो कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बाकी से आगे हैं। समझ में आ गया। अब चलिए, अब हम आ जाते हैं किस पे, मध्यकालीन भारत पे। अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत में मतलब आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अभी देखिएगा कि एग्ज़ाम में एक
थोड़ा सा चल रहा है ट्रेंड कि हम इतिहास के जिस सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जहाँ पे मज़ा आता है वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आता है, समझे। मध्यकालीन भारत में मतलब आप देखिएगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, कहानियों का खजाना मिलेगा। इसी में आपका दिल्ली सल्तनत आएगा, मुगल वंश आएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कम कर दिया गया है पहले के अपेक्षा। तो देखिए आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ लेना है, क्या पढ़ लेना है, दिल्ली सल्तनत। उसके बाद आपको पढ़ लेना है मुगल साम्राज्य, समझे। अगर आप पढ़े हैं तो कोई अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद देखिए भक्ति आंदोलन आपको पढ़ लेना है, सूफी आंदोलन। ये दोनों आंदोलन को आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेना है, क्योंकि बीपीएससी के इतिहास गवाह है कि बीपीओ या दरोगा आयोग को इस क्वेश्चन को यहाँ से पूछता है। तो भक्ति आंदोलन, उसके बाद सूफी आंदोलन आपको पढ़ लेना है। उसके बाद मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए विजयनगर और बहमनी को आपको पढ़ लेना है यहाँ से। तो आप देख रहे हैं। उसके बाद आपको एक और पढ़ लेना है, जैसे में सिख धर्म आपको पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है, सिख धर्म, ये हमसे छूट गया था, सिख धर्म भी आपको पढ़ लेना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपको इतना चीज़ों को कवर करना है, किसे, मध्यकालीन भारत से। अगर आपने कवर किया है तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप ही जैसे का रिजल्ट होगा, समझे। इस बात को हम सही बता रहे हैं, है कि नहीं। आप अगर पढ़े हैं पहले से तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको ये सब तो याद ही होगा। अगर आपको लगता है कि इसमें से हमको कुछ छूट गया तो चलिए भैया, अभी 3 दिन टाइम है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। हम आपको वही बता रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कमेंट करके भी बताइएगा कि हम आपको जो बताए वो मतलब एक्चुअल में सही बताए कि नहीं बताए, इतना ज़रूर आप बताइएगा। इस जब आप कहते हैं तो अंदर से मन खुश होता है कि आपके लिए जो हम काम किए वो कहीं ना कहीं सही जगह किए। अब देखिए हम बात करते हैं आधुनिक भारत का। तो आधुनिक भारत में आपको पढ़ लेना है उत्तर मुगल काल। अब उत्तर मुगल काल किसको कहते हैं, तो औरंगजेब के मरने के बाद, औरंगजेब के मृत्यु के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय आपका मुगलों वंश का अंतिम शासक था, मुगल का। तो औरंगजेब से लेकर बहादुर शाह जफर द्वितीय के बीच में जितने भी शासक हुए उन्हीं को हम बोलते हैं उत्तर मुगल काल। और देखिएगा औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हुआ वो सब अयोग्य शासक हुआ। और जानते हैं मुगलों में पतन का सबसे मेन जो शासक था वो था मोहम्मद शाह, जिसको हम रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। अब चलिए अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति। आप देखिएगा बीपीएससी का आज तक कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें 1857 की क्रांति से 1 या 2 प्रश्न नहीं पूछा, समझे। तो 1857 की क्रांति आपको याद कर लेना है। कहाँ से कौन लोग नेतृत्व कर रहे थे ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। और देखिए कहाँ से कौन लोग नेतृत्व कर रहे थे, उसके बाद उसको वहाँ पे किस अंग्रेज ने दबाया उस विद्रोह को, समझे। जैसे में बिहार में वीर कुंवर सिंह थे, यहाँ पे मतलब टेलर, और उसके बाद विसेंट आयर ने दबाया था, समझे। कानपुर में आपका कैंपबेल दबाया, लखनऊ में आपका कैंपबेल दबाया, फैजाबाद में कैंपबेल दबाया, मतलब विद्रोह को, समझे। तो इस तरह से भी आप सबको याद रखिएगा। अगला देखिए गवर्नर जनरल। अगर हम बात करते हैं सर गवर्नर जनरल का, तो गवर्नर जनरल से आपका 2 से 3 प्रश्न बनना एकदम तय होता है। तो गवर्नर जनरल भी आपको अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए। अगर आपने अभी तक गवर्नर जनरल नहीं पढ़ा तो जाइए और जाके पढ़िए, 3 दिन समय है, समझे। जस्ट जाके पढ़िए आप, समझिए, जिससे कि आपको मतलब नंबर बढ़े, मार्क्स बढ़े आपका। अगर आपने पढ़ा है तब तो आप देख लीजिए कि हमसे कुछ छूटा तो नहीं है इम्पोर्टेंट, ये इसलिए आपको वीडियो है। जिस भाई ने पढ़ा है उनको भी लाभ होगा इस वीडियो से, और जिस भाई ने नहीं पढ़ा है उन भाइयों को भी लाभ होगा, समझे। और जो बहन नहीं पढ़ी हैं वो भी आप जाके पढ़ लीजिए। आगे समझिए, अगर हम आंदोलन की बात करते हैं तो आप देखिएगा कि भारत में आंदोलन को 3 क्रमों में बांटा गया है। 1885 से लेकर 1905 आंदोलन ये जो हुआ, इसमें गांधी जी का एंट्री नहीं होता था, गांधी जी से पहले का। और उसके बाद देखिए 1905 से, अगर देखिए ऐसा यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ भी गांधी जी नहीं रहते। तो ये जो आंदोलन आपका हुआ, ऐसे तो 1885 से 1905 तक लोग इधर उधर थोड़ा मोड़ा विद्रोह हुआ। क्या हुआ, विद्रोह, जिसको आप बहुत सारा विद्रोह के नाम से जानते हैं, पागलपंथी विद्रोह, बहुत सारा विद्रोह हुआ। तो ये विद्रोह आपका 1885 से 1905 तक चला। उसका देखिए 1905 से अगर हम बात करते हैं तो 1905 से आप देखिएगा कि बंगाल से विद्रोह का शुरुआत होता है स्वदेशी आंदोलन को लेकर, और 1920 तक आपका बंगाल को मेन आंदोलन का केंद्र बनाया जाता है। उसके बाद हमारे एंट्री होता है किसका, गांधी जी का, 1920 से 1947 तक। उसके बाद का इतिहास यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। तो इस आंदोलन का आपने नहीं पढ़ा तो एक बार सरसरी निगाह से लुसेंट या कोई भी आपके पास नोट्स या बुक है तो उसको जाके आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से आपका 7 से 8 प्रश्न आएगा, समझे। इस आंदोलन से सिर्फ, समझे। इसी में आपका आ जाता है गांधी युग। उसके बाद इसी में आपका आ जाता है सभी जितने भी सुभाष चंद्र बोस हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, इन सबों के बारे में। स्वदेशी आंदोलन आपका बंगाल में चला गया, कैसे कैसे चला ये सब, तो ये सब आपको इसमें जानकारी मिल जाएगा आंदोलन को पढ़ने के क्रम में। उसके बाद देखिए आगे आपका धार्मिक सुधारवादी लोग, इसको आपको कैसे समझिए, तो धार्मिक सुधारवादी लोग हम उसको कहते हैं जो लोग जैसे दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ये सब जो लोग हुए, मतलब विवेकानंद, ये सब आपके सुधारवादी लोग थे, जो आपका इनसे पहले पढ़ना है। तो ये भी अगर आप नहीं पढ़े तो पढ़िए, यहाँ से ही प्रश्न आएगा। उसके बाद देखिए पत्र एवं पत्रिका, ये विविध हो गया। प्रमुख संगठन, कांग्रेस अधिवेशन, प्रमुख पार्टी, ये सब आपको विविध में आपको याद कर लेना है। समझ में आपको आ गया, तो ये सब आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है। अब चलिए हम आ जाते हैं भूगोल में। अगर हम बात करते हैं सर भूगोल का,
अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो समझिए कि आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिलने वाला है। आप इस वीडियो को देखकर 5 से 6 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, इस बात का वादा है। नहीं तो आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि आपका 5 से 6 नंबर इस वीडियो से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, समझिए। क्योंकि हम जब भी वीडियो लाते हैं आपके लिए तो इंपॉर्टेंट ही लाते हैं। अब हम बात करते हैं सर विश्व का भूगोल, 2 पार्ट में बटा हुआ है, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। तो विश्व भूगोल में आप देखिएगा कि यहाँ से प्रश्न कम आता है, लेकिन कम ऐसा भी नहीं कि पूरे कम आता है, यहाँ भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है। जैसे में आपको पढ़ना है भूकंप, क्या पढ़ना है? भूकंप। भूकंप के बाद आपको पढ़ लेना है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के बाद आपको पढ़ लेना है चट्टान, समझे। अब देखिए, आप अपने एक बार दिल से पूछ के देखिए कि यहाँ से प्रश्न आता है कि नहीं आता है, समझे। आप भी अगर अच्छे से पढ़ने वाले स्टूडेंट हो इतना बात जरूर बताइएगा कि नहीं हम मतलब कहीं ना कहीं सही बता रहे हैं, समझे हम सर। आगे देखिए, उसके बाद आपको पढ़ना है वन, उसके बाद क्या पढ़ना है? घास के मैदान। उसके बाद देखिए आपको पढ़ना है विविध, विविध में आपको पढ़ना है महादेश। तो महादेश के बारे में आपको पूरा खंगाना नहीं है कि क्या है। महादेश में आपको विविध पढ़ना है। विविध कहने का सेंस है, जब आप 7 महादेश को अंत कीजिएगा, 6 महादेश को, तो उसके अंत में आपको मिलेगा विविध। मतलब आपका जैसे हो गया एशिया का सबसे बड़ा मतलब कौन सा नदी है, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, एशिया के सबसे बड़ा देश कौन है, एशिया का सबसे छोटा देश कौन है। इस तरह से हर महादेश में आपका इंपॉर्टेंट होता है, उसको विविध बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के जाना, 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा, समझ में आ गया। आगे देखिए प्रमुख जलधारा। प्रमुख जलधारा देखिए कैसे याद, जैसे में आप देखिएगा ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, अटलांटिक महासागर के, प्रशांत महासागर के, हिंद महासागर के आपका जलधारा पूछता है, जो आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद देखिए प्रमुख झील, नदी, पर्वत, पठार, ये सब आपको पढ़ना है। अब आप एक बार सरसरी निगाह डालिए और देखिए कि इतना से आता है कि नहीं आता है। अब आगे हम बात बताएंगे आपको आगे वीडियो में, मतलब आगे जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे भारत के भूगोल के बारे में, कि भारत के भूगोल में कहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। तो वीडियो पे भाई आप कंटिन्यू बने रहिए। अगर अभी तक आप हैं तो समझिए इस वीडियो से आगे आपको और लाभ होने वाला है। अब हम आपको बात करेंगे भारत के भूगोल, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और साइंस के बारे में। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, अब आगे बात करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको इसका पता चलेगी कौन कौन टॉपिक था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरुआत करते हैं। समझिए कि भारत का भूगोल, इससे पहले हम आपको इधर बताए थे, तब भारत का भूगोल बताते हैं। अब इतना जो बोर्ड पर लिखा हुआ है इससे आपको डरना नहीं है। देखिए क्यों नहीं डरना है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तब इसमें से आप 80% टॉपिकों को 85%, 90% टॉपिक आपने कवर कर लिया है। तो आपका छूटा हुआ कौन है, इसी को हम याद दिलाने के लिए इस वीडियो को आपको बनाए हैं। तो जिस आदमी को छूटा है वो कवर कर लेंगे, और जो आदमी को नहीं छूटा वो जान तो जाएंगे कि हमने इस सब कुछ को पढ़ा है कि नहीं। तो इसी वजह से ये मकसद है बनाने का। तो समझिए आपको क्या क्या करना है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? भारत के भूगोल के बारे में। तो भारत के भूगोल के अगर आप देखिएगा तो देखिए भौगोलिक विस्तार, इसमें आप जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, नहीं है, कितना डिग्री है भारत का, उसके बाद कितने राज्य लगते हैं दूसरे स्टेट से, ये सब आप पढ़ते हैं भारत के परिचय में। उसके बाद देखिए भारत की नदी जितना भी आपका गंगा नदी, गोदावरी नदी, जो भी वो नदी के बारे में, कौन नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके किस में मिल जाती है, कौन सी नदी किस किस राज्य में बहती है। उसके बाद आपको पढ़ना है जलप्रपात। क्या पढ़ना है? जलप्रपात और झील। तो भारत के जलप्रपात, नदी और झील आपको पढ़ जाना है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो, अगर पढ़ चुके हैं तो पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आपको पढ़ना है भारत की मिट्टी। क्या पढ़ना है? भारत की मिट्टी, वन एवं कृषि, समझे। तो भारत की मिट्टी, ये आप वन में नहीं पढ़िएगा तो काम चल जाएगा, आपको कृषि पढ़ना है, भारत की मिट्टी और कृषि। उसके बाद देखिए एक आपका हम नहीं लिखे हैं जलवायु। क्या होता है भारत का? जलवायु, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप पढ़े हैं तो पढ़ना भी नहीं है। आगे समझिए उसके बाद पढ़ना है आपको खनिज के बारे में, कि भारत के मतलब किस राज्य से कौन सा खनिज निकलता है। जैसे मैं आपको कोयला पूछ देगा सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वर्तमान समय में झारखंड बदल गया है, छत्तीसगढ़ आपका नंबर 1 पे आ गया है। हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में, एकमात्र राज्य जहाँ मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका खनिज से बनता है। आगे देखिए आपको जितना भी जनजाति वगैरह है ये आपको रट लेना है। उसके बाद जनजाति के बाद जनगणना। जनगणना से श्योर है कि आपका 2 क्वेश्चन चाहे 1 क्वेश्चन तो कन्फर्म आएगा, समझे। उसके बाद समझिए सभी अभयारण्य, जितना भी आपके अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य है, इन सभी अभयारण्यों को आपको ध्यान में होना चाहिए। और नया वाला लुसेंट दिया है उसमें देखिएगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो चैप्टर आपका दिया है उसमें पूरा का पूरा आपका अभयारण्य कवर कर दिया गया। तो वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं, वन्य जीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, सब का सब दिया गया। उसके बाद देखिए परमाणु रिएक्टर जो आपका होता है, जैसे तारापुर परमाणु रिएक्टर कहाँ है, उसके बाद कुडनकुलम कहाँ है, इस तरह का स्थान आपसे पूछा जाता है, उसको आपको ध्यान में रखना है, समझे, ये सभी संस्थानों को। उसका देखिए प्रमुख पर्वत, भारत के कौन से पर्वत कहाँ है, ये आपको ध्यान में रख लेना है कि कौन से पर्वत कहाँ है। जैसे में आप हिमालय पढ़ेगा तो उसी में आपको ज़्यादातर पर्वत पढ़ लीजिएगा, पश्चिमी घाट पढ़ेगा तो उसमें भी आप बहुत सारा पर्वत को पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका कहीं ना कहीं हो गया भारत का भूगोल, जो आपको पूरा का पूरा कवर करना है। अगर आप कवर कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप बाकी लड़कों से काफ़ी आगे निकल चुके हैं, है कि नहीं। तो ये वीडियो वो लोगों के लिए है जो आपके कवर कर लिए हैं, और ये उन लोगों के लिए जो जिसने कवर नहीं किए हैं, समझे। तो घबराना ही है देख के ये सब। अब देखिए पॉलिटी की बात करते हैं।
पॉलिटी में आपको पढ़ना है संविधान के विकास। संविधान के विकास में मेन होता है आपका क्या, एक्ट। जैसे में देखिएगा 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से लेकर हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 तक के अधिनियम को इम्पोर्टेंट मानते हैं। उसके बाद 1947 का अधिनियम आता है जो आपका मतलब उससे उतना प्रश्न नहीं आता। तो देखिएगा ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम से आपका हर एग्जाम में कहीं ना कहीं 1 से 2 प्रश्न आपका बनता है। तो ये अधिनियम को आपको पहले नंबर रखना है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर से आप पढ़ लीजिए जाके। उसके बाद देखिए संविधान के स्रोत। अब देखिए अगर अधिनियम आप नहीं पढ़े हैं तो इसका वीडियो भी हम डाल दिए हैं, आप एक्ट मारिएगा सर्च हमारे चैनल में प्ले लिस्ट में जाके तो आपको मिल जाएगा, समझे। अब देखिए संविधान के स्रोत, 1 मिनट, ये एक्ट वाला वीडियो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उसको हम हटा दिए थे क्योंकि उसका क्वालिटी गड़बड़ा गया था, इसी वजह से। अगला देखिए संविधान के स्रोत, मतलब देखिएगा कि जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से। उसका मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। अध्यादेश जारी करने का अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो इस तरह के प्रश्न आपका संविधान के स्रोत से पूछता है, तो आप समझ गए। उसका देखिए मौलिक अधिकार आपकी जुबान पर होना चाहिए। उसका देखिए प्रमुख अनुच्छेद। अब देखिए 395 अनुच्छेद है, तो ऐसा नहीं कि 395 हमको याद होना चाहिए। 100 ऐसे अनुच्छेद हैं जो एग्जाम में पूछा जाते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अनुसूची एवं संविधान संशोधन, प्रमुख संविधान संशोधन भी आपके बहुत सारे हो गए हैं, 104-5 संविधान संशोधन हो गया है, लेकिन उस समय से आपको कम ही याद रखना है। उसका देखिए राष्ट्रपति के बारे में आपको पूरा का पूरा जानकारी होना चाहिए। उसका देखिए आपात उपबंध, आपात उपबंध में जैसे राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, उसका द्वितीय आपात, इन तीनों आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए अगर आप नहीं क्लियर, फिर से हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आप ये क्लियर कर चुके हैं तो आपको पढ़ना नहीं है। ऐसे भाई जिनको लगता है कि नहीं हमारा अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए वीडियो डाले हैं, समझे। तो आप याद कर लीजिए और आप फिर से रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद देखिए संसद के बारे में आपको लोकसभा राज्यसभा अच्छे से समझ लेना है। विभिन्न समितियां, संसद के अंदर ही आपका प्राक्कलन समिति होता है, लोक लेखा समिति होता है। इन सब समिति को आपको अच्छे से पढ़ लेना है अगर आप नहीं पढ़े हैं तो। अब देखिए उसके बाद पंचायती राज, उसका देखिए आयोग, वित्त आयोग, उसका अन्य आयोग, ये सब आपको पढ़ लेना है। जैसे में वित्त आयोग, उसका मतलब आपका आता है बहुत सारा आयोग, मतलब देखिएगा कि बहुत सारा आयोग आता है, तो उसमें से कुछ ही आयोग आपका इम्पोर्टेंट होता है। योजना आयोग, वित्त आयोग, ये सब आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। जैसे में अब चलिए हम आगे आते हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना है, क्योंकि ये अगर आप किसी सर से पढ़े हैं तो कवर कर लीजिएगा। हम अपने हिसाब से आपको बताते हैं। राष्ट्रीय आय पढ़ लेना है, पंचवर्षीय योजना पढ़ लेना है, एक तरह का आपको अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष टैक्स पढ़ लेना है, राज्य कर और ये कर पढ़ लेना है, समझे, टैक्स पढ़ लेना है आपको। उसके बाद देखिए बैंकिंग आपको पढ़ लेना है। उसके बाद गरीबी कुछ देख लेना है आपको, समझे। इतना आपको इकोनॉमी से कर लेना है। अब हम आ जाते हैं किससे, फिजिक्स से। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो कार्य शक्ति ऊर्जा आपको पढ़ लेना है। उसके बाद बल में आप देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, ये बल, वो बल, 4 प्रकार का आपका मुख्य रूप से बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल, क्षीण बल, दुर्बल बल, प्रबल बल, इस तरह से आप देखिएगा कि तो बल आपको पढ़ लेना है। उसका द्रव के गुण मतलब उत्प्लावन, प्रत्यास्था तो आपका ठोस का गुण है, उत्प्लावन आपका हो गया। उसके बाद देखिएगा श्यानता आपका हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया, ये सब आपको द्रव के गुण से आपका क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद देखिए तरंग, सर हम बात करते हैं अगर वेव्स का, तो वेव्स भी आपका देखिएगा, वेव्स आपका कई तरह, अनुदैर्ध्य तरंग, उसके बाद आपका होता है अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इस तरह के तरंग से भी आपको प्रश्न बनता है। जिस तरह में 7 को तरंग होता है आपका, उससे प्रश्न बनता है, तो आपको तरंग को पढ़ लेना है। उसके बाद आपको ध्वनि को पढ़ लेना है। ध्वनि के गुण से आपके सवाल पूछे जाते हैं। उसका देखिए आपको प्रकाश के गुण से सवाल पूछे जाते हैं। आपको इस सब से न्यूमेरिकल नहीं देखने को मिलेगा, समझे। इजी प्रश्न नहीं रहेगा, लेकिन आपको ऑप्शन में फंसाएगा, क्वेश्चन नहीं फंसाएगा। तो आप कंसेप्ट क्लियर करके जाइएगा। उसके बाद देखिए करंट, इलेक्ट्रिसिटी से आपका 2 से 3 प्रश्न बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो फिजिक्स में बस आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा करना नहीं है। अब देखिए केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आपको परमाणु संरचना पढ़ लेना है, अम्ल क्षार लवण पढ़ लेना है। उसके बाद बिलियन में आप देखिएगा, जैसे में कभी कभी आप पूछ देगा कि धुआं और हवा किस चीज़ का मतलब किसका है कि नहीं। कभी कभी आप पूछ देगा मिश्रण धातु वगैरह के बारे में, तो बिलियन आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद कभी कभी ये पूछता है आपका कि मतलब कोलाइडी, दूध किसका उदाहरण है, कोलाइडी का मतलब या पायस का, इस तरह से प्रश्न आता है। तो बिलियन आपको पढ़ लेना है। रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग सर काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी प्रश्न आता है आपका। केमिकल बॉन्डिंग 3 तरह का होता है, एक सहसंयोजक बॉन्ड होता है, एक आपका विद्युत संयोजक बॉन्ड होता है, एक आपका आयनिक मतलब एक होता है उप सहसंयोजक बॉन्ड। तो इस तरह से 3 बॉन्ड होता है आपको, जो अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए ईंधन की बात करते हैं, जो फ्यूल के बारे में भी आपके प्रश्न बनता है, तो ये आपको काफ़ी अच्छे तरीक़े से पढ़ना है। थोड़ा मोड़ा अगर आपको टाइम मिले तो पीरियोडिक टेबल में आप ये पढ़ लीजिएगा कि ऊपर से दाहिने से बाएं जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आवर्त में धातु का गुण बढ़ता है घटता है, इलेक्ट्रॉन की संरचना में बढ़ता है कि घटता है, ये ऊपर से आपको पढ़ लेना है बस।
तो आप समझ गए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप समझ गए कि ये आपको पढ़ना है। अब आ जाते हैं बायोलॉजी पे। तो देखिएगा साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका बायो से बनेगा। तो देखिए इसमें आपको पादप वर्गीकरण से पढ़ना है, जैसे में आप थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा ये सब पढ़ते होंगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, समझे, आवृतबीजी पौधा, अनावृतबीजी पौधा जो आप पढ़ते हैं। देखिए इन सभी चैप्टर के बारे में हम खुद पढ़ाते हैं कोचिंग में और जानते भी हैं सभी चैप्टर के बारे में। हम आपको चाहते ही सबको पढ़ा सकते हैं और खुद कोचिंग में पढ़ाते हैं। मेरा ऑफलाइन कोचिंग भी है सर, इसलिए हम सब चैप्टर के बारे में जानते हैं, इसलिए हम आपको बताते भी चलते हैं, क्योंकि आपके मन में आता है पादप वर्गीकरण पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है कि नहीं, तो आपको वो भी क्लियर करते चलते हैं। तो आपसे यही विनती है कि अगर आपको वीडियो सही लगता है तो हमको सपोर्ट आप जरूर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसके बाद आपको कोशिका पढ़ लेना है, कोशिका से प्रश्न बनता है। उसको देखिए मानव विज्ञान का आपको पूरा पढ़ लेना है, जैसे में पाचन तंत्र, पोषण, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, उसके बाद हो गया आपका तंत्रिका तंत्र, ये नीचे दिए हैं तंत्रिका तंत्र। ये सभी तंत्रों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप पढ़े हैं तो रिवीजन करना, आपको टाइम मिलता है तो कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए हम आपको पहले बताएं कि इस वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि जो भाई और या मतलब जो बहन अगर रिवीजन नहीं मारे हैं, समझे, इनको लगता है कि इसमें सभी चीज़ नहीं पढ़े तो उनको याद आ जाएगा कि हम ये पढ़ लेते हैं, हमारा प्रश्न नहीं छूटेगा। और ऐसे लोग जो बहुत चीज़ को अभी छोड़े हुए हैं, उनको लगता है कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो उनको याद दिलाना है कि यहाँ ये चीज़ आपको पढ़ लेना है और यहाँ से आपका प्रश्न भी बनता है। ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है। ये नहीं सोचेगा कि तुम तो पूरा किताबें बता, नहीं, बिल्कुल गलत है। इसमें सब आपका इम्पोर्टेंट छटा हुआ है, यहाँ से प्रश्न आएगा। उसको देखिए ब्लड समूह पढ़ना है आपको, रक्त समूह, जैसे में ब्लड ए, बी, सी, डी, ओ ये सब ग्रुप होता है, उसके बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथि आप देखिएगा, पैराथायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, उसके बाद हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये सब से आपका प्रश्न पूछता है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र में आप मस्तिष्क को पढ़िएगा, जैसे में सेरेब्रम हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, सेरिबेलम हो गया, ये सब के बारे में आप किस में पढ़िएगा, मंडेला ऑब्लोंगेटा, ये सब आपका मस्तिष्क का पार्ट होता है, तो ये तंत्रिका तंत्र में आप पढ़िएगा। समझ में आ गया। अब देखिए उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मानव रोग पढ़ना है, कवक से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग। और जब इतना आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ना है। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी आपका नया वाला लूसेंट में सबसे ज़्यादा अच्छा से दिया है, वहाँ से आप पढ़ के जाइएगा, प्रश्न एक भी आपका नहीं छूटेगा। तो आप देख लीजिए कि हम यहाँ तक आपको बताए। उसके बाद आपका एक बजाता है करंट अफेयर्स। तो आप अगर कमेंट कीजिएगा करंट अफेयर्स का टॉपिक बता दीजिए, करंट अफेयर्स का भी हम वीडियो अगला लेके आएंगे और आपको हम बताएंगे करंट अफेयर्स में आपको कौन कौन इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ के जाना है। इस वीडियो का बनाने का पर्पस एक ही था सर मेरा कि अगर आपका छूटा हुआ है तो आप क्या कीजिए कि इसको देख के आप रिवीजन मार लीजिए कि हमारा छूटा हुआ था, इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। और ऐसे भाई बहन जिनको लगता है कि हम सब कुछ पढ़ लिए हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद उनको पता चलेगा कि अरे भैया हमारा तो अभी तक 5-6 को टॉपिक छूटा हुआ है, तो उस टॉपिक को आप फिर से रिवीजन मारिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपका एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। आपका मार्क्स बढ़ाना यही हमारा मकसद है, समझे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, समझे। और इस तरह की जानकारी हम आपको देते रहेंगे और आने वाले समय में इस पर क्लास भी चलेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।